कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है नीतीश का दांव। जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि कब कौन सा कहां मूव लेना है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा माइलेज मिलता रहा है। और यही कारण है कि बिहार में पिछले 16 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। कभी वो आरजेडी से हाथ मिलाते हैं, कभी बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, और जब एक से बात नहीं बनती है तो दूसरे के पास चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लंबे समय से हैं। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो 2020 के चुनाव में कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई और प्रदेश इतने लंबे समय तक सीएम रहने के बाद में वो पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि वो नीतीश कुमार पिछड़ों के नेता हैं, कुर्मियों के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टियों को कुर्मी की जरूरत है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास में ज्यादा विधायक थे। लेकिन उसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार को भी पता है कि उनका कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो सीएम तो बन चुके हैं, वो पीएम के मटेरियल है और ये चीज उनके मन में लगातार उमंगे उछाल मारती रहती हैं। और यही कारण है कि बीच बीच में वो ऐसी बातें कर देते हैं जिससे लगता है कि वो अब प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। 2004 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद लोगों की निगाहें नीतीश पर भी लगी हुई थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि नीतीश भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो भी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। नीतीश को भी ये इस बात का एहसास था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दबाए रहे और बिहार के मुख्यमंत्री तक सीमित रहे। लेकिन एक बार फिर से ये उमंगे उनके मन में हिलोरे मारने लगी हैं और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोने लगे हैं। यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विपक्ष के लोगों से हाथ मिलाया, आरजेडी से एक बार फिर से हाथ मिलाया, लालू से मुलाकात किया, तेजस्वी से मुलाकात किया, जबकि तेजस्वी लगातार ये कह रहे थे कि चाचा के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से गठबंधन की बात चल रही है। इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास से जब ऑफर आया तो 25 सितंबर को होने वाली रैली में भी जाने का नीतीश कुमार ने सहमति पत्र दे दिया, यानी कि अपना कंसेंट दे दिया कि वो उसमें शामिल होंगे। इस रैली में कौन कौन से नेता शामिल होंगे वो हम आपको बता दें। ओम प्रकाश चौटाला होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश की राजनीति इस समय कहां जा रही है। इतना ही नहीं, अब उन्होंने एक कदम और बढ़कर के कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सही से सीटों का शेयर नहीं करती है तो वो अकेले चल के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या नीतीश को यह लगने लगा है कि वो पीएम के मटेरियल है और ये सही समय है जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके 2024 में वो प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार कर सकते हैं? हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या है नीतीश का दांव। इससे पहले कि हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय कराएं, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि दरअसल नीतीश का दांव चल क्या रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा परवान नहीं चढ़ पाई तो गठबंधन को अलविदा कह भाजपा के भगवा झंडे तले आ गए। 2020 में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बावजूद गठबंधन नियमों के तहत नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही नीतीश के मन में भी देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान होने की ललक बनी हुई है। बीच बीच में वो अपना
दांव चलते रहते हैं। नीतीश ने सरकार तो बनाई है भाजपा के साथ मिलकर, लेकिन विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव उन्हें कभी पानी पी पी कर कोसते थे, वो अब नीतीश के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने चले जाते हैं। दरअसल नीतीश ने एक ऐसा दांव चला जो भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। नीतीश ने 2021 की जनगणना में पिछड़ों की गिनती कराने का दांव चला। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष समेत तमाम दलों को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। भाजपा जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती है क्योंकि उसे पता है इससे उसका खेल बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए चर्चा में है और हमारे केंद्रीय नेता दोनों पार्टियों के गठबंधन में के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लगभग 200 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड तैयारी कर रहा है और अगर सम्मानजनक गठबंधन हो जाता है तो हम एनडीए के साथ जाएंगे। 2002-2007 में हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। नीतीश के दांव ने भाजपा को घेरने का विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस भाजपा के गठबंधन को भानुमति का कुनबा बता रही है। कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव कहते हैं कि भाजपा के गठबंधन की पार्टियां भानुमति का कुनबा हैं, जो इधर उधर से तोड़कर भाजपा ने बनाई है। हालांकि भाजपा का कहना है कि हमारे सहयोगी हमसे संतुष्ट हैं और वो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे का कहना है कि चुनाव का वर्ष आता है तो ऐसी बातें आती हैं, ये पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र होता है। यदि वो इतनी सीट मांग रहा है या लोग नाराज हैं तो आप देखिए कि इसके पहले भी राजभर जी इनके साथ थे, अब वो इनके साथ नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां रही हैं, इनके सहयोगी रही हैं, वो भी लगातार जो है इनसे अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो पूरा कुनबा है वो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बिखरने जा रहा है। जिन लोगों को इन लोगों ने सपना दिखाकर ये लोग लेकर आए थे कि आपको सीएम बनाएंगे, आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, आप पिछड़ी जाति से हो तो आपको ये दे देंगे, आप दलित समाज से आते हो तो आपको ये दे देंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में दलितों पिछड़ों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया है। हमारे सहयोगी हमसे संतुष्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जब वर्ष आता है तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें आती हैं, आनी भी चाहिए कि पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र हमारे बीच है और हमने सबको संतुष्ट किया है। निश्चित तौर पे हाईकमान उन लोगों को भी संतुष्ट करेगा। अनुमति का कुनबा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार आज भी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। ये लोग कयास लगा रहे थे, ये अलग बात है, क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ कभी MY हो रहे हैं, कभी XYZ हो रहे हैं। हमारा कहना है A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और रहेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियों को ये पता है कि 2024 का चुनाव यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव पर निर्भर करेगा। यहाँ जो पार्टी अच्छा करेगी वही देश की महापंचायत के चुनाव में भी जलवा बिखेर सकती है। भाजपा को मालूम है कि 2022 हारे तो 2024 मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वहीं विपक्ष भी यह अच्छी तरह से समझता है कि अगर 2022 उनके हाथ से फिसला तो 2024 उनके लिए दूर की कौड़ी हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, नीतीश का दांव है 2024 में PM बनने के लिए सारी कवायद है। क्या ये वाकई 2024 की कवायद है? कितना असर करेगा ये दांव? कहीं ये बूमरैंग तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। KK त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर KK त्रिपाठी साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं JDU के, बहुत स्वागत है आपका। उदय यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक तिवारी जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और
साथ ही साथ डॉक्टर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब का। के त्रिपाठी साहब, क्या है आपका दांव? क्या 2024 में बनना है नीतीश को प्रधानमंत्री? देखिए, बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन आया है वो माननीय नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया। बिहार तो एक जंगल राज के रूप में बदल चुका था, लेकिन अति पिछड़ों, दलितों, अधिदलितों को साथ लेकर के बिहार में लगभग 16 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पे हैं और हमने बहुत सा काम किया है। सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई मुख्यमंत्री शराबबंदी कर सके, और ये शराबबंदी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा जनता के अंदर गया कि पिछले बार तमाम चैनलों पे, मैं विश्वकर्मा जी आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैनलों पे जाता था तो कहते थे कि आप लोग तो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता था कि जो ये शराबबंदी का मुद्दा है, जो महिलाओं के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो जिसकी महिलाएं हो, जो घर में शराब पी के जाते थे, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को प्रताड़ित करते थे, उस मुद्दे में इतना बड़ा लाभ दिया पिछले चुनाव में कि आप देखिए वहां की राजनीति, वहां की जो आपका जो ग्राफ था उसका क्रिमिनल का, या जो आपके तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसमें कमी आई। और उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा, शिक्षा में परिवर्तन, जो साइकिल दिया, पोशाक दिया, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो नीतीश जी का रहा। और नीतीश जी ने एक इतने दिनों में जो उनका कार्यकाल रहा, उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं। वो एक्चुअली समाजवादी है, न उनके अंदर परिवारवाद है, न उनके अंदर किसी तरीके का वाद है, और वो एक समाजवादी सोच के लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी राजस्व में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि राजस्व के 11 चीजों में बांट दिया। ठीक है प्रोफेसर, और ये सारी चीजें प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब, हमारे पास आपके पास लिमिट नहीं, आप प्रोफेसर त्रिपाठी साहब माफ करिएगा जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं और होना भी चाहिए। सपना सब लोग देखते हैं, ठीक बात। तो नीतीश कुमार जी अगर देख रहे हैं तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। दीपक तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 2024 तक तो है ही है, उसके अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। नीतीश जी सपने देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और आप ही के सहयोगी हैं। उनकी सहायता से कि आपकी सहायता से? आप वो तो 3 नंबर पार्टी हो गए हैं। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य भी हैं। और देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है। यहाँ चुनाव से ही सरकारें बनती हैं। बिल्कुल आजाद हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में भी आज शायद उन्होंने बोला भी है कि 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह मुद्दे अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किन मुद्दों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जी ठीक है दीपक तिवारी, ठीक है दीपक तिवारी जी, आपको समझ नहीं आ रहा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर आपने के त्रिपाठी जी को पूरा सुना होता तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बता दिया उन्होंने शराबबंदी का, जिसमें 50% महिलाएं बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना किसी कास्ट के आ जाती हैं। ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आऊंगा। आशुतोष वर्मा जी, क्या कहेंगे कि सहयोगी दल, एक और सहयोगी दल छिटकने जा रहा है? जिस प्रकार से 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया है और अब बिहार को भी समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने गर्त में लाके डाल दिया। और उस गर्त में लाने के लिए जो भी उसमें आना चाहे वो सोचता है कि कम से कम हम ही आके उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे, योगी आदित्यनाथ से तो अच्छा कर ही लेंगे। और ये नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ गया है। आपने अच्छा किया था तभी और बढ़िया नहीं, ठीक है, मैं आपके समय नहीं बोला इसलिए मत बोलिए बीच में। तो अब हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि 4 साल हमारे साथ जो आए थे वो रह गए हैं
या जो बेचारे देश में अलग अलग अलायंस है वो भी अलग ले गए हैं, क्योंकि अहंकारी सरकार है ना, ये सुनती नहीं है किसी की, ये अपने ही एजेंडे पे चली है। आज ही बिहार में ये समाजवादी बात करते हैं, आज ही बिहार में इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी शुरू कर दी और लोक प्रकाश जयनारायण जी की जीवनी वहां से हटा दी। उसमें बड़ा बवाल चल रहा है बिहार में, ये जेडीयू और बीजेपी लड़ रहे हैं आपस में और ये अपने आप को समाजवाद की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही दलों को पहले बैठना चाहिए कि क्या बिहार में गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आके अपनी जमीन ढूंढना शुरू करें। हमारे दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व संपर्क में है। ठीक है दीपक जी, नियम फॉलो करना पड़ेगा हमें। हम पहले सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। विकास जी की बारी। विकास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये जातीय जनगणना को लेकर नीतीश जी बहुत समय से सरकार से मांग कर रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने चौटाला जी और तमाम सारे जो छोटे राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर क्षेत्रवार और अन्य प्रदेशों में भी प्रयास किया है। उसी क्रम में वो उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात करने आए। पर हकीकत क्या है कि एक तरफ आप केंद्र की सरकार में शामिल हैं, उन्हीं के सहाय आपकी सरकार बिहार में चल रही है। आप बिहार में आपने तीसरे नंबर का राजनीतिक दल है। ऐसी परिस्थितियों में ये बड़े बड़े सपने देखना कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और इसको सबने किया है। तो बीजेपी ने जो आग बोया है तो उसी का अंगार है उसका। उसने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिनकी कोई सोच नहीं थी, केवल उनको सत्ता से चिपके रहना और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक उतर जाना। जो राजनीतिक चरित्र नीतीश कुमार जी ने दिखाया कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर पिछले समय में सरकार बनाई, शरद यादव जी को लेकर आशीर्वाद से सरकार बनाई और सबको निपक्ष में डाला। अब वो अपने वर्तमान जो राजनीतिक गोल है, जहां मोदी जी के साथ उनको समझ में आया है कि यहाँ पर उनकी वो दाल गलती हुई नहीं दिखी। उनको ये सपना तो 2019 में ही उनका पूरा हो सकता था अगर उनकी नीयत साफ होती। उनकी नीयत तो साफ है नहीं, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में भी वोटें छा रहे हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको पता है कि नीतीश को पता है कि ना कब कौन सा मूव कहां पर लेना है। उनको शायद लग रहा था कि 2019 उनके लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाए। आऊंगा सर आपके पास में, उदय जी के पास चलता हूँ। उदय जी जी, देखिए ये जो मुद्दा है जी, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो पीएम मटेरियल हैं, मुझे ये सगुफेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ये पीएम मटेरियल थे 2014 के आसपास, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया था। ये उस समय एक बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ा कदम था जिसकी देश में चर्चा हुई। उसके बाद से स्थितियां बहुत बदली, आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी छोड़ी और आज हालत ये है कि वो सबसे छोटे पार्टनर है उस सरकार में। तो वो जो बात हो रही है पीएम मटेरियल बनने की, ये उपेंद्र कुशवाहा का सगुफा है जो अब वहाँ आरजेडी इसके जेडीयू के अध्यक्ष हैं। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ सगुफा है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें पाने का, कि अगर दबाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें दे देती है तो यहाँ उनका खाता खुल जाए। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ वो पिछले कई वर्षों से कुछ सीटें तो पाना चाहते हैं लेकिन प्रयास कतई करते दिखाई देते, कोई राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं दिखाई देती। उनका संगठन यहाँ वर्षों से काम कर रहा है लेकिन वो जनता के बीच नहीं जाता। ऐसी स्थिति में वो पीएम बन पाएंगे, ये तो बड़ी मजाक की बात है। पीएम वो मुझे लगता ही नहीं कि वो सोचेंगे भी कि मुझे प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। इसलिए ये सगुफेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं। चुनाव है, चुनाव में बहुत सी बातें होती हैं जिसमें एक ये भी बात है। चल, ये चुनावी सगुफेबाजी है, हम ये कह सकते हैं। के त्रिपाठी साहब, सुना आपने क्या करे हैं? उदय जी कह रहे हैं कि ये चुनावी सगुफेबाजी है। मैं वरिष्ठ हमारे बैठे उदय भाई हमारे वरिष्ठ साथी हैं और एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्य में उदय भाई लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर बनना ये आसान काम नहीं। और इसके लिए जो काम उन्होंने किए हैं उदय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां की जीडीपी 12% और उसके साथ नहीं, के त्रिपाठी साहब, सवाल ये है
कि आप इस समय बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं। देखिए उदय जी कह रहे हैं 2014 में वो पीएम के मटेरियल हो सकते थे, लेकिन 2021 आते आते उनकी काफी इरोजन हो गया उनकी छवि में। जी जी, जो शख्स है, जो व्यक्ति है, वो चेंज नहीं होता। जी, ये मैं नहीं कहता हूँ कि 2014 में नीतीश जी दूसरे थे और 2022 में कुछ दूसरे हो, 2020 में कुछ दूसरे हो, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति पे आप कुछ नहीं कह सकते, राजनीति का संभावना नहीं, लेकिन पहले उन्होंने के त्रिपाठी साहब पहले उन्होंने मोदी जी के साथ में सीट शेयर करने से मना कर दिया और अब लगातार उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। उदय भाई, हमारे कुछ मुद्दों को लेकर के दूरियां थी, उनके साथ दूरी थी जी, और वो मुद्दे पे रह करके नीतीश जी ने उनके साथ मंच शेयर नहीं किया। लेकिन जब हमें लगा, और ये तो हम आप जानते हैं कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे उदय भाई बैठे हुए जी नहीं कि बीजेपी को कोई छूना नहीं पसंद करना चाहता था, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको नहीं आप सवाल ये है कि जब आप हमने इनको पूरे देश में जी एक इतना मजबूत गठबंधन आपने उनको मजबूत सुन लीजिए कि बिहारी वाजपेयी की त्रिपाठी साहब सुन लीजिए, हमारी उस समय हम बहुत मजबूत नहीं थे। त्रिपाठी साहब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है तो नीतीश जी क्यों उसके सपने देख रहे हैं? देखिए 2024 तक अभी क्या घटनाक्रम होता है राजनीति में, इसमें कुछ असंभावनाओं का खेल है ना। आपसे मैं कह रहा हूँ, जब इस हिंदुस्तान की राजनीति में आईटी गुजराल हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, ठीक बात, तमाम लोग को, मतलब आपको लग रहा है कि अभी उम्मीद है आपकी? ऐसा कुछ नहीं है जी। अब आपने इसके पहले देखा है कि जो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो तीन ही बात तो थे गुजरात के। वो गुजरात बहुत छोटा प्रदेश है और उससे बड़ा प्रदेश हमारे बिहार का है। भारतीय उत्तर भारत में जो नीतीश की छवि है, मतलब आप ये कह रहे हैं जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होकर के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश क्यों नहीं? यही कह रहे हैं ना आप? जी, सवाल ये उठता है, आप एक तरह से तो केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी निभा रहे, भागीदारी निभा रहे, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना रखा है, और दूसरी तरफ आप विपक्षियों से भी हाथ मिला रहे हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आज तो आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। वो तो अब तक उनको पलटू राम कहा जाने लगा है, लगातार उनके लिए ये ब्रांडेड किया जा रहा कि नीतीश पलटू राम है। नहीं, देखिए ये तो मैं इसको असहमत व्यक्त करता हूँ। नहीं, आप खारिज कर दीजिए, आप पूर्णतः खारिज कर दीजिए। जी, कुछ मुद्दों के आधारित पे जब हमारे नेता का जी आ रहा हूँ अलग हुई है जी के त्रिपाठी जी, मोदी से तुलना तो ठीक है ही नहीं। मोदी तो पूरे बहुमत के मुख्यमंत्री थे। आ गया तो हम उससे अलग हो गए। जब परिवारवाद का वहां आ गया, और इसके पहले हमने गठबंधन इसीलिए किया था कि बिहार के हित के लिए, जब बिहार का हित नहीं पूरा हो रहा था, बिहार की जन समस्याओं के लिए वो दो जिनको डिप्टी सीएम बनाया था वो नहीं तैयार थे, उनको डिलीवरी उनकी अच्छी नहीं थी, तो हम अलग हुए। ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। और अलग होने के बाद हमने फिर से जनता के बीच गए और जनता को हमने काम, और आप फिर से मिल गए। आप उन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाया, आपको पसंद नहीं आया, आपने साथ छोड़ दिया और आप फिर से एक साथ हो लिए। अब देखिए, साथ तो हमारा ये बहुत पुराना गठबंधन है जी, जी, ऐसा नहीं है, 96 का गठबंधन है जी जी। तो हमारे गठबंधन में कुछ था, उससे हमने दूरी बनाई। और उसके बाद जब वक्त लगा, जब चूंकि हमने देखा। उदय जी एक सवाल मैं और पूछ लूं, जब आरजेडी का जो कल्चर है, जब उसको नीतीश जी को पसंद नहीं आया, इसलिए तो पहले आरजेडी का कल्चर पसंद नहीं आया, अब बीजेपी का कल्चर पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी का कल्चर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन में हैं। अगर हमको उत्तर प्रदेश में, जैसे आपने कहा, सम्मानजनक गठबंधन करती तो उसका स्वागत करते हैं। जी, नहीं तो हम अपने दल पे क्या ये हमारी राजनीति है, हम अपने दल उसमें चुनाव लड़ेंगे। त्रिपाठी जी, क्या ये प्रेशर टैक्टिस है कि अब आप विपक्षी पार्टियों से हाथ मिला रहे हैं? 25 सितंबर को जो रैली होने जा रही है, ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के जो कर रहे हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, उसमें भी हामी भर दी नीतीश ने जाने की, जबकि सब जानते हैं प्रकाश सिंह बादल अब एनडीए के घटक नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, उनको जाने का हक है। अगर वहाँ किसानों के मुद्दे पे कोई कार्यक्रम होता है, अरे भाई, आप अपने दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकते हैं? विपक्षी नहीं है जी। अगर किसानों के मुद्दे पे जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है, तो उसमें हम लोग कोई आपत्ति थोड़ी है जी, उनको जाना भी चाहिए। बिल्कुल, किसानों के हित की बात करें, उसमें जाना चाहिए।
उदय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से तुलना कर रहे हैं कि जब वो गुजरात जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई, मोदी जी बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं और सबसे छोटे पार्टनर हैं, तो उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती जी। दूसरा, वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या नाम, नीतीश कुमार पर कहा जाता है कि उन पर कोई दाग नहीं है। चौटाला जी तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे, अभी जेल से बाहर आए जी, जेल से बाहर आए हैं और वो अपनी छवि बनाने के लिए ये दलों को जोड़ करके मीटिंग करना चाहते हैं। एक भ्रष्ट व्यक्ति के साथ मंच शेयर करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे प्रधानमंत्री मटेरियल होंगे जी? उदय भाई, इसको लेकर के ये इस उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ये मुद्दा उठाना, ये बातचीत करना अपने आप में अटपटा नहीं लगता। उदय भाई, दूसरी चीज ये है कि भारतीय राजनीति में आप देख रहे हैं कि जो मुद्दा है, वो मुद्दा अगर कोई भी उठाता है, हमारे जाट साहब कहते थे कि मुद्दा कोई भी हो, उस मुद्दे को अगर कोई उठाता है तो हमारे साथ थोड़ी कोई अछूत हो जाता है। ठीक बात। वो भी किसान का मुद्दा अगर उठा रहे हैं चौटाला जी, तो हम अगर हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है जाने का, तो उसमें बुराई क्या है? चलिए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, मतलब कोई भी होगा अगर सही मुद्दे उठाएगा तो आप उसके साथ खड़े नजर आएंगे। वक्त एक ब्रेक का चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश बाबू को लग रहा है कि अब यही सही समय है जब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 16 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बहुत बात है, जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 15 साल रह लिए, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो क्यों नहीं नीतीश जी बन सकते हैं? और दूसरी समानता ये है कि वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मोदी जी लगातार कह रहे थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, कमजोर हैं और लोग हमें इसीलिए पसंद नहीं करते हैं, और कुर्मी वर्ग से आते हैं नीतीश कुमार जी, तो उनको भी लगता है कि वो जिसकी आबादी 55-60% है उसमें से वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कितना ये सफल होगा, इस पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
के न्यूज, खबरों का सारथी। एसी बंद कर दो बेटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक तिवारी जी, आप सुन रहे हैं ना? कह रहे हैं एक तरफ तो नीतीश जी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के तमाम दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी ओर ओम प्रकाश चौटाला चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात कर रहे हैं। कहीं भी मुलाकात करें, जहां उनको ज्यादा समझ में आएगा उधर वो जाएंगे। उनको अच्छे से पता है कि यूपी की स्थिति और बिहार की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यूपी में हमारा संगठन प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, बूथ स्तर, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मंत्रियों को भी पन्ना प्रमुख बनाया गया है, तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। तो जहाँ तक आपस में समझौता होने की बात है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में है। उन्हें जैसा उचित लगेगा वो संपर्क में तो है। अगर नहीं संपर्क में तो है, अगर आपके संपर्क में है तो विपक्षियों के साथ में क्यों मिले हुए? क्यों तेजस्वी के साथ प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं? आप इन्हीं से पूछिए क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, ये सही करें कि उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आशुतोष वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि आप तो, आपकी पार्टी तो कह रही है कि ये तो सब भानुमती का कुनबा है, भानुमती का कुनबा, कहीं का रोड़ा कहीं का जोड़ा कर लिया है। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा तो सभी दलों में होता है? देश को चुनाव में बहुत चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश को चुनाव 1:1 भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी का हो गया है और पूरी तरीके से यह समाजवादी पार्टी को पता है। और इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी को पिछले पंचायत चुनाव में अपनी स्थिति का भी आकलन हो चुका है। अब वो वीआईपी पार्टी को बिहार से लेके आ जाए या जेडीयू को लेके आ जाए या जेडीयू लड़ने जाए, अब स्थितियां इस तरीके की नहीं है। मैं मानता हूं नीतीश जी का कद बहुत बड़ा है और नीतीश जी को मुझे लगता है कि 2010 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे तब 115 सीटें मिली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आते आते लगातार आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। तो नुकसान तो उनको हुआ है क्योंकि उन्होंने कई जगह ऐसे समझौते किए हैं जो उनके स्वाभाविक स्वभाव के हिसाब से नहीं है। लेकिन अभी देर हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस चुनाव की बिल्कुल मोहर पे खड़ा हुआ है और अब उसको तय करना है कि विभाजनकारी सरकार को कौन हटा रहा है। और ये 24 करोड़ की जनता ये मान चुकी है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पर अपने विकास पूर्वक नाम के साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। इसलिए अब इन सब चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2024 के बारे में जो होगा वो मुझे लगता है 2022 के चुनाव के परिणाम के बाद ही आगे होगा। आशुतोष वर्मा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पीएम मटेरियल हैं। आपको नहीं लगता कि नीतीश जी उन्हीं का रास्ता रोके रहे? बहुत धन्यवाद। और जो विकास पूर्वक राजनीति माननीय अखिलेश यादव ने 2012-17 में दिखाई है, उसके बाद से ही ये चीजें उठनी शुरू हुई हैं। और आपकी पता है कि राजनीति में उदयमान चेहरों को सलाम किया जाता है, उन लोगों को सलाम नहीं किया जाता है जो मौके पे अपने देख के अपना रास्ता कहीं और किनारे कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी आज भी सबसे दमदार आदमी खड़े हैं, लेकिन हम इस पे भटकेंगे नहीं, इसके लिए अभी समय है। दमदार आदमी है आशुतोष वर्मा जी। कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये प्रचार कर रही है कि उनका असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के वो अपनी राजनीति कर सके। देखिए, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए तरीके से सीबीआई का यूज करने पे, ईडी का यूज करने के, किस तरीके से गलत तरीके से फेक न्यूज आने के सारे षड्यंत्र कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इस समय 24 करोड़ की जनता का साथ है। मैं अभी लगातार यात्राओं में हमें नहीं, बिल्कुल साथ था, बिल्कुल साथ था। उस समय आपने बहकाया, उस समय आपने हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो गए। उत्तर प्रदेश की पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि बहक जाएगी। नहीं, बेवकूफ नहीं है। माया जाल जब फैलाया जाता है तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और अब मायावी हो गए आप लोग। अब एक बार बार ये काट की हानि नहीं चलने वाली। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही में आपको सबक सिखाया है, तो चिंता ना कीजिए, 3 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो हम लोगों की समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं चल रही हैं, जो जनसैलाब वहां उमड़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पैतरे बिछाने के लिए मजबूर है। लेकिन अब परिणाम आपके सामने दिखने लगा है और वो 3 महीने बाद अभी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। परिणाम दिखेगा भाई साहब चुनाव के बाद, अभी
दीपक जी पूरा सवाल पूछ लीजिए। आप कुछ संकोच कर रहे लग रहा है। नहीं, आप पहले से ही तय कर लिए हैं कि आप जीत रहे हैं, तो उसमें संकोच की बात नहीं है। आप नहीं, हम ये तय निर्णय नहीं पब्लिक कर पर रहे हैं, छोड़ हम दीजिए। आप ये निर्णय पब्लिक और जनता पे छोड़ दीजिए। काम कर रहे हैं, पंचायत हम ये चुनाव पब्लिक और पे छोड़ दें। और आप 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए, कई बार इतिहास में हुआ है कि 50 सालों में सत्ता में रहते हुए पंचायत चुनाव के रिजल्ट में आप तीसरे नंबर पहुंच गए हैं। ये अपने आप में आकलन करने की जरूरत परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक आप ये घोषित नहीं कर पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव देव मौर्य बनेंगे। वो दिल्ली बैठे रहते हैं, ये लखनऊ बैठे रहते हैं। आपके अंदर खुद इतना परेशानी है जिसको समझ में नहीं आता। पहली बार ऐसा हुआ विधानसभा में 150 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने में बैठ गए। बताइए आप कहीं पर ऐसा रहे? तो उत्तर प्रदेश की जनता वाकई बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। वो समय आने का इंतजार कर रही है, और जब समय आएगा तो आपको समझ में आएगा कि होने क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको खुद से समझ में आएगा। दीपक तिवारी जी, सरकार जो आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि जो पार्टी आपके साथ जाती है उसका क्षरण हो जाता है। नीतीश जी जब 100 से ऊपर विधायक लाते थे, आज वो 67 पर सिमट गए हैं। तो उनका क्या तात्पर्य कहने का कि हम लोग उनकी सीटों पे कब्जा करते हैं? आपने जिस तरीके से नीतीश कुमार का कद वहां पे घटा दिया है, आखिर क्या हुआ? जो आदमी मुख्यमंत्री था 115 सीट लेके आज 43 सीट पे तीसरे नंबर पे कैसे आ गया? और तीसरे नंबर की पार्टी कैसे 2 नंबर पे आ गई? क्या नीतीश कुमार जी नहीं समझदार है क्या? मुझे लगता है कि वो समझदार हैं और वो जानते हैं कि उनका स्वाभाविक नेचर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मेल खाता है, और उनका और वो भी जानते हैं वो समाजवादी नेता हैं। तिवारी जी, सवाल यह है ना कि आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, 43 सीट होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद वो इधर उधर हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? जिसको जहां अच्छा लग रहा है, जहां समझ में आ रहा है कि वहां उनकी दुकान ज्यादा चलेगी, तो वो जा सकते हैं वहां पे। ये तो प्रवक्ताओं की हालत है कि दुकान चला रहे राजनीति में। विकास जी के पास, ठीक है, विकास जी के पास चलते। विकास जी, आपको लगता है कि नीतीश जी में पोटेंशियल है प्रधानमंत्री बनने की? देखिए, नीतीश जी का मैंने कहा कि उन्होंने राजनीति का दोहरा चरित्र दिखाया। एक ऐसी पार्टी जो इस देश में नफरत और विघटन की बात करती है, भारत के संविधान को अपने तरीके से वो तोड़ मरोड़ रही है, भारत के संविधान जो मौजूदा है उस पर उनको विश्वास नहीं, और समाजवाद का बात कहने वाले, दुहाई देने वाले नीतीश कुमार जी उसी पार्टी के साथ, और इसके बाद आज उनको प्रधानमंत्री के सपने आने लगे हैं। ये सपने उनको 19 में भी देख लेना चाहिए था, पर आज वो 22 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर हमको लगता है कि मुंगेरी का सपना ज्यादा नहीं। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन अपने आप का जवाब के त्रिपाठी साहब देंगे। के त्रिपाठी साहब, विकास जी कह रहे हैं कि आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। विकास जी की कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, मैं विकास जी से कहना चाहता हूँ कि विकास जी का जो दामन है जी, उस दामन में बहुत दाग है, और वो जो सपना उनके नेता देख रहे हैं वो भी मुंगेरी लाल का ही सपना देख रहे हैं। नीतीश बाबू, कम से कम माननीय नीतीश कुमार जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के कृषि मंत्री रहे, देश के रेल मंत्री रहे, एक भी दाग अगर आप लगाते तो मैं पार्टी से छोड़, लेकिन आपके जो नेता हैं वो दागी है। आपके घोटालों का अगर खोला जाएगा पिंजड़ा तो उसमें तमाम घोटाले आपने, और हमारे दामन, हमारा जो दामन है वो साफ है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, आपने तो परिवारवाद से आप चल रहे हैं। आप परिवारवाद के नाम पर आप हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ
हमारे यहाँ परिवारवाद से दूर दूर नीतीश के बेटे का नाम कोई बता दे, उनके भाई का नाम कोई बता दे, उनकी फैक्ट्री कोई बता दे। जी आपके यहाँ तो सारे लोगों के दामन साफ ही नहीं है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री के दावेदार माननीय नीतीश जी हैं वो गलत थोड़ी। अगर कोई सपना देखना चाहता है, सपना देखने के लिए हाँ, उसके लिए सबको मौका मिलना सपना देखने में चाहिए। और सपना देखने में क्या बुराई है? लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, आपको आवाज अगर मिल पा रही हो तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो परिवारवाद है, भाई भतीजावाद जी परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, जबकि जी 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 मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी देखिए कर रहे हैं जिसने देश के लिए शहादत दी है और सत्ता को लाया। जब सोनिया जी को बनने का अवसर आया तो उन्होंने देश के सबसे एक आम नागरिक हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचाई तक पहुंचाया, आर्थिक रूप से समृद्ध भारत बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अवसर दिया। राहुल जी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने इस अवसर को नहीं प्राप्त किया क्योंकि हम पुरुषार्थ की पॉलिटिक्स करते हैं और अपने दम पर इस भारतवर्ष का निर्माण किया है और 70 साल जनता ने ऐसे ही। जी के त्रिपाठी साहब, के त्रिपाठी साहब, विकास जी कह रहे हैं कि उन्होंने शहादत दी है भाई, दो लोगों की शहादत दी है देश में। शहादत देना अलग बात है, लेकिन जो इस दौर में जो आपका पिछला रिकॉर्ड रहा है, 10 सालों का जो रिकॉर्ड यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड का रहा है, उसको अगर आप खोला जाएगा तो आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। पूरा देश जानता है, पूरी देश की जनता जानती है कि आपने क्या किया है। और उसके बाद ही तो ये मौका, चूंकि आपका ही जो खराब था ट्रैक रिकॉर्ड, उसी के कारण तो सत्ता में आए हैं। और उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप दुरुस्त आज तक नहीं कर रहे हो, उस परिवारवाद से आप कहीं हट ही नहीं रहे हो। एक ही व्यक्ति को अगर उसको अब की बार फिर आपने कहीं मेन स्ट्रीम में डाला और उनको किया, तो फिर तो आपको बड़ा मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपका तो सिमटता जा रहा ना। आपके पास कहाँ है? आपके पास 4-6 राज्य के अलावा कहाँ रहे जी, जहां आप पूरे देश में आप कहते हैं 70 साल आपने किया है, वो 70 साल का रिकॉर्ड आज थोड़ी काम आए। आज तो काम आएगा कि आप सुन लीजिए के त्रिपाठी साहब, विकास जी कुछ कह रहे हैं जी। हाँ विकास जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। विकास जी अपना आगे और अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। मेरा नेटवर्क आ रहा जी, चलिए विकास जी तक बात अभी नहीं पहुंच पा रही। के त्रिपाठी साहब, ये बात बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि दो शहादत दी है भाई, बड़ी बड़ी शहादत यहाँ पर दी है। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि जो 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 5th फ्रंट बन रहा है, उन सबको इस बात का एहसास है कि बिना कांग्रेस के वो भाजपा से नहीं लड़ सकते। देखिए उदय भाई, कि ये कहना कि कोई फ्रंट कब क्या बनेगा, मुझे याद है जब जनता पार्टी की सरकार आई थी जी, तो पार्टी नहीं बनी थी, जनता ने पहले उनको चुन लिया, उसके बाद पार्टी बनी। इसलिए जब कभी परिवर्तन, हिंदुस्तान की जनता इतनी जागरूक है, जब वो परिवर्तन करेगी तो उसके परिवर्तन होगा। ठीक ऐसा नहीं है जी। और आपने शहादत दी, ऐसा नहीं, शहादत तो तमाम ऐसे लोगों ने दिया हिंदुस्तान की जो उनको कोई जानते नहीं है, तमाम लोगों ने शहादत दी। लेकिन वो गांधी परिवार के साथ ही कांग्रेस चलेगी तो ये तो नहीं चल पाएगा। ये बात देश का मौजूदा हालत है, ये मौजूद आप देख रहे हैं परिवारवाद से क्या कोई जो अति पिछड़ा का है, कोई अति दलित है, उसको भी सब मिलना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री वो भी हो, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? समाजवाद का तो मतलब ही है, समता और समानता की बात हम लोग करते हैं, वो आपके यहाँ गांधी परिवार नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, वो तो चाहता है कि हम ही जो कुछ हिंदुस्तान में हमी ने शहादत दी है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इसी कारण से आज जो आप फांसी पे हैं, उसका कारण ही। बिल्कुल ठीक है। उदय जी देखिए, ये जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने वाली बात है, ये तो जो कही जा रही है उसके पीछे दूसरा मकसद है। मकसद ये है कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं जी। बिहार में 4% कुर्मी वोटर है, उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा है, 7-8% यहाँ कुर्मी जाति है।
तो नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय एक दबाव बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें ले लेते हैं तो निश्चित है कि हमारा जो खाता खुलेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, वो अगले लोकसभा चुनाव में हमारी बिल्कुल एक मजबूती देगी। बिल्कुल। अब चूंकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, उपेंद्र तो कुशवाहा और कुर्मी का कॉम्बिनेशन चलेगा। वो जो लव और कुश का जो वहाँ गठबंधन कहा जाता है, तो कुशवाहा और कुर्मी मिलकर उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बन सकते हैं, ऐसा नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को लगता है। यहाँ लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कुर्मी समाज से कई नेता हैं। भाई स्वतंत्र देव सिंह खुद कुर्मी समाज से हैं और कुशवाहा के भी तमाम नेता हैं यहाँ पर। संतोष गंगवार हैं और भी कई, ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम भी कुर्मी समाज से हैं। बिल्कुल। संयोग यह है कि यूनाइटेड जनता दल यू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय वो भी कुर्मी समाज से हैं। तो इनको ये लग रहा है कि कुशवाहा और कुर्मी मिलके हम अगर कुछ 10-12 सीटें बीजेपी से ले लेते हैं और उसमें से 4 सीटें हमारी जीत जाते हैं तो ये हमारे एक प्रदेश में फैलाव होगा और जो अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आप तो इसी तरह से देख रहे हैं ना, जैसे नीतीश जी अपना फैलाव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपना प्रभाव उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कर रही हैं, त्रिपुरा में, मणिपुर में उधर फैलाव कर रही हैं। जी आ रहा हूँ विकास जी, आप विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विकास जी अपनी बात रख सकते हैं। जो रोहिणी आयोग बना, अति पिछड़ों को जो सामाजिक न्याय आरक्षण की व्यवस्था में नहीं मिल पाया, और नीतीश कुमार जी का जो कुर्मी वोट है बिहार में अति पिछड़े वर्ग में आता है, नीतीश जी उसका उदाहरण है। और अति पिछड़ों के साथ जो सामाजिक न्याय का बीजेपी नहीं कर पा रही है, मोदी सरकार को ही इसका अधिकार है, उसने रोहिणी आयोग भी बनाया। उत्तर प्रदेश में भी 400 पन्ने की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी का भी आया कि अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े और पिछड़ों के बीच में आरक्षण का वितरण करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी के अंदर नीयत उनकी साफ है तो सबसे पहले तो उनको केंद्र की मोदी सरकार से अपने नाते तोड़ने चाहिए। इस तरीके से एक हाथ पकड़कर दूसरा हाथ नहीं पकड़ा जाता। अगर आप पिछड़े क्या के त्रिपाठी साहब, अगर आप पिछड़े अति पिछड़ों के इतने हिमायती हैं तो आपको मोदी से पहले संबंध तोड़ने चाहिए, कह रहे विकास जी। देखिए जी, तोड़ना, संबंध तोड़ना ना तोड़ना ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातीय जनगणना जो है जी, ये हमने जातीय जनगणना जो हिंदुस्तान की राजनीति में जी हमने 2 बार 2019, 2020 में पूरे, आप भी उसमें सम्मिलित हैं, बिहार में कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर। और अभी जो जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के जो प्रधानमंत्री से डेलीगेशन मिला माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें आप भी खड़े थे जी। ऐसा नहीं है, हमने तो हमेशा की है, हमने अति पिछड़ों को, अति दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, हमने जमीन पे उसको उतारा है, ऐसा नहीं है। और हमारे साथ आप दोनों बार खड़े रहे, आप वहां विधानसभा में भी खड़े रहे और हमारे यहाँ जाकर के प्रधानमंत्री के सामने भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप गए। इसलिए जातीय जनगणना जी कुछ करें जी विकास जी को देखिए, जातीय जनगणना हो चुकी है, उस जो जनगणना हुई है उसको सार्वजनिक करने का काम मोदी सरकार का है, और नीतीश कुमार जी उस सरकार में शामिल है, उसके गठबंधन में शामिल है, तो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? नहीं विकास जी, फुल फ्लेज जातीय जनगणना नहीं होती ना वो। विकास जी 2011 में जो गणना हुई थी उसको तो आपने ओपन खुद ही नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2016 में उसकी रिपोर्ट आई थी, तब तक इनकी सरकार चली गई थी भाई जी। क्या दोबारा वही जनगणना होगी? क्या हर 5 साल में जनगणना होती है? क्या जो जनगणना हुई थी उसको जग जाहिर करने के लिए आपको भी दबाव बनाना चाहिए ना, जग जाहिर करने के लिए आपको भी दबाव बनाना चाहिए ना के जी। हमको जनगणना के लिए हमारा जी 2 बार विधानसभा से पास करा करके केंद्र सरकार को भेज चुके हैं, और एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिल चुका है, और प्रधानमंत्री के उत्तर का हम इंतजार कर रहे हैं जी कि वो हमें क्या उत्तर देते हैं जातीय जनगणना पे। ठीक है उदय जी। दरअसल जातीय जनगणना ही एक ऐसा दाव है जो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव में खेलना चाहते हैं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जातीय जनगणना पर कोई साफ रुख नहीं है। अभी एक मिनट विकास जी कुछ करें, उदय जी सुन जी। हाँ विकास जी, पर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। उमा भारती जी
ने इसी मुद्दे पर अपना आक्रोश व्यक्त किया था कि अति पिछड़ों का वोट भी लीजिए और उसको गुमराह करिए, उसी के नाम पर वो मुख्यमंत्री भी बनिए और उसी के नाम पर दूसरे स्टेट में भी चुनाव लड़िए। इस तरीके से गुमराहपूर्ण चरित्र तो नहीं स्वीकार किया जाएगा राजनीति। ठीक है, उदय जी को सुन लेते हैं। उदय जी, ठीक है, उदय जी को सुन लेते हैं। उदय जी, मैं ये कह रहा था कि जाति जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने के प्रयास करेगा। अगर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में समझौता नहीं होता है तो वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने का कोई साफ रुख नहीं है। अभी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वो भारतीय जनता पार्टी कराने की तैयारी में नहीं है, संसद के अंदर मना कर दिया कि नहीं कराएंगे थे जी, तो प्रधानमंत्री ने कोई साफ आश्वासन नहीं दिया, नहीं मना कर दिया नहीं कराएंगे। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का दाव ये है कि अगर प्रेशर डाला जाए, अगर बीजेपी सीटें देती है तो ठीक है, फायदा होगा, अगर नहीं देती है तो जाति जनगणना के सवाल पर वो चुनाव में उतरे, ठीक है, और भाजपा को मुश्किल में डालें जी। और निश्चित है कि अगर सवाल को वो ढंग से उठाते हैं तो बीजेपी के सामने एक मुश्किल आएगी जी। तो वो अपना एक दाव खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने के लिए, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, और बाकी अगर ताकत बढ़ती है देखना तो ये 2024 में पार्टी भी किस्मत आजमाने के लिए ये भी हो सकता है ना। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर बड़ी साफ है, वो जाति जनगणना के पक्ष में है जी, और कुर्मियों का बहुत बड़ा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है जी। ठीक है, अब देखना यह है कि कुर्मी जाता किधर है और नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे पूरी इस डिबेट को देख करके, सुन करके? 2024 से पहले और 2022 के बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी इस देश में होना है। कुछ लामबंदी उसको लेके भी चल रही है, जो सुबुगाहट हो रही है हर जगह से। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का रवैया अगर इसी प्रकार से रहा, जब वो विपक्ष को आवाज को दबा देती है, गलत तरीके से बंद करती है, तो मैं उनको बस आगाह करना चाहता हूं कि अभी तो घटक दल छोड़ रहे हैं आपके साथ में, वो दिन दूर नहीं है जब आपके खुद पार्टी नेता और विधायक छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जाने लगेंगे। क्योंकि आपकी जिस प्रकार की नीति है, दमनकारी नीति है, वो किसी तरीके से एक शासक की नीति नहीं है जो प्रदेश देश को चलाता हो। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में जो कराई है, उसके जिस तरीके से आपने गलत तरीके से पिछड़ों के साथ व्यवहार किया है, उसी का नतीजा है कि आपको इतने मंत्री बनाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ कोई खड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी नियत में खोट है और उत्तर प्रदेश की जनता इस नियत की खोट को समझ चुकी है। ठीक है, दीपक जी, तमाम लोग, आप प्रकाश सिंह बादल, तमाम लोग आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं, घटक दल छोड़ रहे हैं, राजभर बाहर हो गए, निषाद बा मुश्किल माने हैं, नीतीश जी ये पलटू राम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? विश्वास के साथ कार्य कर रही है। हम किसी एक जाति वर्ग के लिए साथ तो कोई बच्चा ही नहीं ना, सबका साथ में बच्चा कौन? आप खुद देख लीजिए, सब लोग हैं हमारे साथ। अरे कौन है भाई? 2017 से जोड़ ले, 2014 से जोड़ ले, 14 में 43 घटक थे, जनता है। अभी दहाई में भी नहीं घटक दल रह गए हैं। हाँ, आपके साथ जनता है। पिछले 2014 से लेके 2021 तक 9 विधानसभा चुनाव, 14 विधानसभा चुनाव में 9 आप हार चुके हो, आप 9 स्टेट हार चुके हो। उपचुनाव की बात अलग है भाई साहब। कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? विधानसभा के चुनाव में आप 9 हार चुके हो। अपनी जरा नॉलेज दुरुस्त कीजिए। सारा कुछ नहीं, इंतजार तो हम सब लोग कर ही रहे हैं। इस पापी सरकार का होने का इंतजार सब कर रहे हैं, चिंता ना कीजिए, इंतजार तो सब हो गया। सरकार का 22 तक इंतजार तो पूरा हिंदुस्तान की जनमानस कर रहा है जी, क्योंकि बेरोजगारी और महिला हिंसा में आपकी सरकार। ठीक है विकास जी, आप ये आपका फाइनल कमेंट है जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से अति पिछड़ा और आरक्षण के समर्थन करती है, और आरक्षण के जो कानून में अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश का जनमानस परेशान है, उसको लेकर सीरियस है। ऐसे में अगर आती है कोई पार्टियां वोट काटने के लिए, तो ऐसी वोट काटने वाली पार्टियों से कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी, उसका जितना भी उसका उरोस था वो सब समाप्त हो चुका है, और अब ये बहुत जल्द ही 2022 के विधानसभा चुनाव का जनता इंतजार कर रही है, और 2022 ही भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की जो ताबूत है, जो उसमें उसका अंतिम कील होगी,
और 2022 के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, हम अभी गठबंधन के साथ चुनाव में जाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारा गठबंधन बरकरार रहे और हम इस गठबंधन का स्वागत करेंगे। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम अपनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स लगाएंगे जी, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम बिहार के मॉडल को लेकर जनता के बीच लाएंगे। शराबबंदी है, अति पिछड़ों का, दलित का, विकास का, और सबको हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और जो नीतीश जी का काम हुआ है बिहार में, उसको मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे। और साथ ही साथ जो उन्होंने रेल में जो काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बारे सर, समय कम है हमारे पास में जी। पहले वहां 7-9 होते थे जोन, 16 जोन। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, आपने बहुत काम कराया जी। वो हम कह रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है जी। उदय यादव जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। के त्रिपाठी साहब, समय समाप्त जी। देखिए, कुर्मी वोट की मारामारी है। कुर्मी और कुशवाहा वोट में से कितना ये ले जा पाएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर निर्भर करेगा आगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो सारा ये है कि सौदेबाजी है, दाव इन्होंने चला है। भारतीय जनता पार्टी दबाव में आती है कि नहीं आती, ये देखना होगा जी। और ये अकेले लड़के कुछ नहीं कर सकते भाई। ये जो बात कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी कि हम ये करेंगे, शराबबंदी करेंगे, ये तब होता है जब आपकी सरकार हो। बिल्कुल, जब आप 2-4 सीटों वाला व्यक्ति ये थोड़ी ले सकता है। ठीक बात है ना जी, बड़ा स्वाभाविक बात है जी। अभी सिर्फ ये है कि ठीक है, खाता खोलना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीतीश जी का दांव ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बना करके सीटें हासिल करें पहला, और यहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाएं। उसके बाद 2024 का इंतजार करें कि अगर परिस्थितियां कोई बदलती है तो वो पीएम के लिए अपना पेशबंदगी करें, अपने को पेश करें, और बाकी लोगों से कहें कि एक वही है कुर्मी के नाम पर जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पीएम मटेरियल है, उनकी साफ सुथरी छवि है, देश में प्रदेश में उन्होंने काम किया है। और जिस तरह से मोदी जी ने 15 साल गुजरात में राज किया था, और उन्होंने भी 16 साल बिहार जैसे बड़े प्रदेश में राज किया है, उनके पास पूरा अनुभव है। वो पिछड़ी जात से भी आते हैं, वो पीएम मटेरियल है। अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।